नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए साइंस का एक सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर आया हूं, जिसके हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बायो के आप सभी के लिए वीडियोस बनाए थे, जिसको आप सभी ने अच्छा रिस्पांस दिया है। इसी तरीके से मैंने केमिस्ट्री का भी बनाया, जो कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। साथ ही फिजिक्स का भी एक 20 क्वेश्चन है, और मेरा मानना है कि इस 20 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कि स्टूडेंट का पूछना था, क्या वाकई में सर यहीं से क्वेश्चन आएंगे? तो क्वेश्चन यहीं से नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन के टॉपिक रहेंगे वो यही रहने वाले हैं। तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि हमेशा जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं उसके आसपास की सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। एक वीडियो में जितना हो पाता है मैं करके चलता हूँ, उसके अलावा जो फैक्ट मैं बताते चलता हूँ उसको लिखते जाइएगा और उसको याद कीजिएगा। आपको देखने को क्वेश्चन वहीं से ही मिलेंगे। अगर एकदम हार्ड लेवल का साइंस पूछता है तो फिर वो तो किसी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं, सॉरी साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। साइंस बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी कुछ लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जितने जो टॉपिक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ के हम लोग क्वेश्चंस कवर कर लें। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और अगर आप और अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमने महिला पर्यवेक्षक के लिए कोर्स लाया हुआ है, अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। कोर्स से संबंधित और भी जानकारी लेना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8770123687 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर कांटेक्ट करके कोर्स की जानकारी ले लीजिएगा, साथ ही अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करते चलिएगा। आज हम ये 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है आप सभी के लिए। यार ये हो नहीं रहा। ठीक है, साइज ठीक एक बार देखना। तो ठीक है ना, ये वाला ठीक है ना? ठीक है, तो पहला पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो प्रकाश से संबंधित निम्न प्रक्रियाओं पर विचार कर असत्य कथन को बताइए। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। अब प्रकाश एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में। लाइट हम लोग पढ़ते हैं, लाइट के फिनोमिनल्स पढ़ते हैं, उनके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो उस पर बेस्ड मैंने 4 ऑप्शन लिया हुआ है, और लगभग इसी के आसपास आपको क्वेश्चन यहीं से बनते हुए दिखेंगे। तो आपको इन सभी को जज करते चलना है। तो पहला हमको पूछा गया है कि मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। तो ये सही है, और ये वाला ऑप्शन सही है। और हमें असत्य पर ध्यान देने बोला गया। तो कभी भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो ये असत्य बोला है कि सत्य, उसको मार्किंग करके जरूर चलिएगा, नहीं तो गलतियां होती है। तो असत्य बोला है और हमें असत्य को ढूंढना है। पहले ये सत्य हो गया तो ये स्किप कर रहे हैं। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसका भी एक अलग लेक्चर खुद में होता है। जब आप पढ़ने जाएंगे तो एक अपने आप में बड़ा लेक्चर होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। उन सभी पर ना जाते हुए मैं इतना ही बताऊंगा कि इसके अलावा अन्य चीज़ें और क्या है वो याद कर लीजिए।
जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उस पर तो मृग मरीचिका काम करता है। साथ ही आप देखेंगे हीरे का जो चमकना है, हीरे का चमकना भी इसी पर बेस्ड होता है। साथ ही जब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कांच अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे साइड मिरर अधिकतर देखना, जो बाइक रहता है उसका साइड मिरर ब्रेक हो जाता है तो बीच से चमकने लगता है, या फिर घर में जो हमारा आईना रहता है, कांच रहता है, अगर वो बीच से क्रैक हो जाए तो चमकने लगता है। उसका कारण भी क्या रहता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कांच के टूटने की वजह से चमकना, जहाँ पर दरार पड़ता है वहां से, और हीरे का चमकना, ये दोनों आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आते हैं, इसका ध्यान रखना। और मृग मरीचिका का ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इससे आता ही है क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं, जल में आधी डूबी छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सही है, आपने बचपनी में देखा होगा, किए हैं आप सभी लोगों ने कि नहीं पता। अगर हम जग में लेकर पानी लेते थे और उसमें सिक्के को डालते थे तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता था। कारण क्या था उसका, तो वो था प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपको जो छड़ है, चाहे वो स्टील की छड़ हो या फिर जो कांच की छड़ आती है, जो प्रयोगशाला में हम प्रयोगशाला में जो यूज करते हैं कांच की छड़, वो हो, तो जो भी छड़ हो टेढ़ी ही दिखाई पड़ती है। वजह क्या रहता है, प्रकाश का अपवर्तन। साथ में क्या, सिक्के का मैंने उदाहरण दिया, उसको भी याद रखते चलिएगा। तीसरा लिखते हैं, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही ये नीला दिखाई देता है। साथ में कौन सा और दिखाता है हम लोग को नीला रंग, समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है। वो घटना कौन सी है, वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। प्रकीर्णन क्या होता है, कम शब्द में बताऊं तो जो प्रकाश है, हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण जो एटमॉस्फेयर में घुले हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश जो है उस कणों से टकरा कर ना रंगों को बिखेरता है। उसमें जो सबसे ज्यादा रंग बिखेरता है या फैलाव होता है जिसका, वो कौन सा रहता है, नीला रंग। और इसी कारण पूरे आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। कब, जब सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तब। जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती और प्रकीर्णन नहीं होता है, इस वजह से काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो समुद्र का रंग बोले या फिर आकाश का रंग बोले नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब सर इसमें एक क्वेश्चन और ये बोल सकते हैं, प्रकीर्णन जैसे फूल वूल हैं या फिर बाकी जो कलर हैं हमारे आसपास, जैसे मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना जो भी कलर होता है वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैंने हरा कलर का अगर शर्ट पहना होता तो हरा रंग इसलिए दिखाई देता क्योंकि जो मैं शर्ट पहन रखा हूँ वो केवल और केवल हरे रंग को ना रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी सब, जैसे हम बोलते हैं ना प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, तो 6 रंगों को ऑब्जॉर्व कर लेगा और एक रंग को बाहर देगा, मतलब हमें दिखाई देगा। और जो रंग दिखाई देता केवल उसी बस को वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो अलग है, रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, अपवर्तन। उसके कारण रंग अलग अलग दिखाई देता है, फूलों के रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जो जिस रंग का दिखाई दे रहा है वो उसी रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। काला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करता है, किसी भी रंग को अपने पास एब्जॉर्व करके नहीं रख रहा है। और व्हाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आखिरी था, प्रिज्म से टकराकर प्रकाश के फैलने की घटना विवर्तन कहलाती है। तो ये गलत है, विवर्तन अलग घटना होती है और जो प्रिज्म से टकराकर प्रकाश के फैलने की घटना हो वो आपके वर्ण विक्षेपण में आती है। आपने 12th में अगर साइंस बैकग्राउंड के होगे तो जरूर पढ़ा होगा, नहीं हो तो याद रख लीजिएगा। प्रिज्म कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो एक जो पेपर पर रखने वाला वो आता है गोल कलर का, जिसे हम लोग न्यूज़पेपर के लिए पेपर वेट बोलते हैं, तो उसमें भी देखिएगा आप, वो अगर एक कोने से टूट भी जाए ना तो वहां से रिफ्लेक्ट होने लगते हैं कुछ कलर, तो वो दिखाई देते हैं। ये तो प्रयोगशाला में किया जाने वाला वर्क है। अब यहाँ पर आपको समझ में तो नहीं आएगा ना, वो उस प्रकार के उपकरण है कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी आप समझिएगा। जैसे एक प्रिज्म रहता है, इस तरीके का आयताकार प्रिज्म हम मान लेते हैं, तो जब इसमें से प्रकाश गुजारते ना तो एक कोने से क्या होता है, ये ना 7 रंगों में टूट जाता है। इसको नाम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, न कि विवर्तन। विवर्तन अलग घटना होती है। तो जो प्रकाश का फैलाव होता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो ये वाला आपका आंसर गलत था, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। साथ ही इंद्रधनुष के बारे में लिखते चलिएगा कि इंद्रधनुष जो दिखाई देता है हम सभी को, उसके दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी आपको ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं देखने को मिले तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन लीजिएगा, लेकिन बेसिक फिनोमिना में जाए तो अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन लेकर चलते हैं। और एक ऑप्शन चुनने को मिले तो हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर चलना है, ये ध्यान रखना। इतने थे प्रकाश के बारे में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित खोज को उनके खोजकर्ता से सुमेलित कीजिए। खोजकर्ता से सुमेलित करना हम लोग को। तो पहले देखते हैं कौन है, तड़ित चालक। इधर जो भी खोज हुए उसको बता दिया गया। तो तड़ित चालक की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ये आपको याद रखना है।
तड़ित चालक क्या होता है? तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए जो ऊंचे ऊंचे भवन बनते हैं, ऊंची इमारतें बनती हैं, जैसे होटल्स हो गए या फिर रेसिडेंशियल जो भी बहुत हाइटेड रहते हैं, उन सभी में क्या होता है, जैसे आजकल बहुत चलता है ना बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा में भी सबसे ऊपर में ना ये तड़ित चालक लगा होगा। कारण क्या है कि आकाशीय बिजली क्या होती है, जब धरती में आती है तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट रूट मतलब सबसे छोटा जो पाथ है जहाँ वो धरती के कनेक्शन से जुड़ जाए। अब बुर्ज खलीफा क्या है, बहुत ऊपर है और ये नॉर्मल धरती है। अब आकाशीय बिजली आना होगा तो इस पाथ को न चुन के वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और उस बिल्डिंग को खतरा ना हो, इस वजह से तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक खोज है, इसको ध्यान में रखना है। तो तड़ित चालक से बचने के लिए, आकाशीय बिजली से बचने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। डायनमो क्या है? डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। डायनमो आप समझ लीजिए कि जनरेटर। डायनमो एक मोटर की तरह भी कार्य करता है, जनरेटर की भी तरह कार्य करता है, एक सिद्धांत ही है डायनमो। उसकी खोजकर्ता कौन है? तो माइकल फैराडे। आप केवल नाम को याद रखते चलिएगा, डायनमो। फिर फोटोन। फोटोन ये प्रकाश के छोटे छोटे कण रहते हैं। प्रकाश जो हम तक आता है ना, जैसे लाइट रहता है घर में, वहां से हम तक अभी प्रकाश आ रहा है, जैसे मेरे चेहरे पर अगर प्रकाश आ रहा है तो वो जो प्रकाश आ रहा है उसमें छोटे छोटे बंडलों में आता है, एक पैकेट के रूप में आता है, उसको ही ना फोटोन बोलते हैं। खोज किसने की थी? तो आइंस्टीन ने की थी, इसका ध्यान रखना है। फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन 3 इडियट मूवी किसी ने देखा है? तो उसमें बोलता है ना कि स्पेस में जाने के लिए पेन का इस्तेमाल करते थे, तो वो बोलता है कि इतने महंगा पेन बनाने की क्या आवश्यकता थी, पेंसिल भी ले जा सकते थे, वो उसका तो स्याही निकलेगा नहीं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो उसमें जो फाउंटेन पेन की बात की जाती है ना, वही है। यूज क्यों किया जाता है कि जितने हाइटेड में हम जाएंगे ना, तो इंक जो रहता है, इंक, कभी हवाई जहाज में क्या होता है कि जो लोग ना इंक वाला पेन लेके जाते हैं ना, वो इंक ना बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल शाब्दिक अर्थ में पोक देना बोलते हैं ना, पेन पोक दिया करके स्याही, वो वही चीज है। तो उससे बचने के लिए फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था कि इंक बाहर ना निकले। तो इसकी खोज किसने की थी? तो वॉटमैन ने की थी, वॉटनमैन ने। तो वो वाटर डिस्कवरी ऐसे करके याद रख लेना, फाउंटेन पेन। आर्क लैंप। आर्क लैंप की खोज की थी डेवी ने। ठीक है, आर्क लैंप आप जगह जगह आजकल जो लैंप देखते हैं आपके पार्किंग में, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट रोड्स में जो लगा रहता है आर्क लैंप, वो यही है। किसने? डेवी ने। डेवी ने की थी। ठीक है, तो ये सारे थे, इनका आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दूरदृष्टि दोष की बात की जा रही है यहाँ पर। निकट दृष्टि दोष, वाहनों के साइड मिरर और सर्च लाइट। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये था कि आपको उत्तल लेंस और दर्पणों में, लेंस और दर्पण में थोड़ा सा जो एक मन में डाउट रहता है वो क्लियर हो सके। तो लेंस जो भी रहेगा ना, वो आपके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इससे संबंधित चीजों के लिए रहेंगे। और जो बाकी एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे साइड मिरर हो गए, सर्च लाइट हो गए, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण हो गए, उन सभी में आपके दर्पण प्रयोग होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष से शुरू करते हैं। ये आपका उत्तल रहता है, ये आपका उत्तल लेंस रहता है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि दोष लिखा है इसमें, पहले शाब्दिक अर्थ ये लगता है कि दूर का दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। जिस नाम का दोष रहता है ना, वो चीज हमको दिखाई देती है। तो दूरदृष्टि देश में दूर की दिखाई देती है, निकट का नहीं दिखाई देता, और निकट का देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष नाम का जस्ट उल्टा, कि निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं, तो दूर के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट जो नॉर्मल किसान वाला लाइट आप सभी ने देखा होगा, अगर किसान फैमिली से बैकग्राउंड आपका किसान फैमिली वाला होगा, तो एक सर्च लाइट लेकर लोग रात में निकलते हैं ना, तो जो सामने लाइट दूर तक दिखाई देता है वो सर्च लाइट है। उसी को ही बोलते हैं सर्च लाइट, या इंग्लिश वर्ड हो गया। नॉर्मल हम लोग तो घर में टॉर्च के नाम से यूज़ करते हैं, तो वही सर्च लाइट है आपका। इतना ध्यान में रखना है। तो ये थे। आप सभी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंग्लिश में दूरदृष्टि दोष को क्या बोला जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। आप जो दूरदृष्टि दोष है उसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इससे पहले वाले जो मैंने बायो का क्लास लिया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। उसमें मैंने पूछा था कि आत्महत्या की थैली क्या होती, तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, जैसे कि संध्या वर्मा जी हो गई, जैसे दीपिका साहू जी हो गई, उन्होंने भी किया था।
और नाइट्रोजन गैस जो मोटर वाहनों में कौन सा गैस भरा जाता था उसके बारे में भी मैंने प्रश्न पूछा, तो संध्या वर्मा मैडम ने बताया है, काजल डिंडोरे जी ने बताया था, श्रुति तिवारी जी ने बताया, इसी प्रकार और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया हुआ है। तो इससे ऐसा लगता है कि आप लाइव क्लास में ही बैठे हुए हैं, तो इंटरेक्शन पता चलता है। तो आप सभी भी कमेंट करते रहिएगा जो भी लेक्चर देख रहे हैं, और मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि पर आधारित निम्न कथन पर विचार करें। तो पहला क्या है, ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, तो ये सही है। 3 पदार्थ होते हैं, एक ठोस होता है सॉलिड, एक होता है द्रव जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, और एक होता है गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होती है वो ठोस में होती है। क्यों होती है उसका बहुत अच्छा कारण है, एक बताऊंगा अभी। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है, सही है। हम लोग क्या करते हैं, जो मात्रता कैसे पता चलता है, देखो आजकल आप लोग ईयरफोन खरीदते होंगे, आजकल तो TWS का जमाना आ गया, जो वायरलेस हमारे ईयरफोन होते हैं, उसमें आजकल स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि आप 25 डेसिबल तक का उसमें साउंड सुन सकते हो, या उतने डेसिबल का जो एटमॉस्फेरिक साउंड है उसको कैंसिल कर देता है वो। तो इस प्रकार का जो वर्ड है डेसिबल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये उसकी तीव्रता को बताती है। मतलब आपने उस TWS को यूज़ किया हुआ है, आप नेक बैंड, ईयर बैंड जो भी बोलो, उसको अगर यूज़ कर रहे हो तो बाहर का ना आवाज़ उतना वो काट देगा, उसी के वजह से बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उतनी तीव्रता की आवाज़ को वो काट देगा। तो ये डेसिबल क्या तीव्रता को बताता है। प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 27 मीटर, तो ये गलत है, 27 मीटर नहीं होती, 17 मीटर होती है। से जब मैंने बायो पढ़ाया था उसमें नेत्र के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि न्यूनतम दूरी कितनी होती, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। उसी प्रकार जो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब क्या, इको साउंड आपने सुना होगा। इको साउंड मतलब अगर मैं अपना नाम लेके चिल्ला रहा हूँ आकाश, तो 4 बार सुनाई देगा आकाश आकाश आकाश, इस तरीके का, तो है इको। तो उस इको के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। बिना 17 मीटर के आपको इको का साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये वाला गलत था। हमको सत्य कथन निम्न कथन बोला था, और सत्य कथन का पूछना है, तो ये पहला सही है, बी सही है, तीसरा गलत हो गया। तो डी को देखते हैं सही है कि नहीं। तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथेस्कोप है, ये स्टेथेस्कोप लिख देते हो यहाँ अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो। स्टेथेस्कोप क्या होता है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते होगे तो अपने कान में लगाकर आपके हृदय की धड़कन सुनता होगा, उसी उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप, जो आपके हृदय की धड़कन सुनने के काम आता है। तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कैसे, तो उसमें जो साउंड सिस्टम लगा होता है, ध्वनि उस पर आकर टकराता है और वापस वो रिफ्लेक्ट होके कानों तक पहुंचता है। जैसे प्रकाशिक तंतु होता है, प्रकाशिक तंतु भी किस पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन पर ही काम करते हैं, जो जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। आजकल जो भी सिग्नल भेजना क्या ऑप्टिकल फाइबर से जाता है, सेम प्रोसेस रहता है, वहां पर प्रकाश का रहता है, ध्वनि का है। तो इसका ध्यान में रखना है। तो ये सही है। गलत कौन सा था, सी। तो A, B, D आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सूची मिलान करना है हमें, तो इसको देखते हैं, सूची 1 और सूची 2। गति का प्रथम नियम, तो गति के 3 नियम है। गति के नियम किसने दिए था, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, गति का जो नियम है वो किसने लाया, इसको जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, इसमें मैं बताते चलता हूँ। प्रथम नियम जो है वो किसको दर्शाता है, किससे संबंधित है, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर आपने गति का नियम जानते होंगे तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, तो जड़त्व से संबंधित है। गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो बल की परिभाषा से। बल की परिभाषा में F = ma आता है, यहाँ से बल की परिभाषा निकलती है। बल के लिए जो एक फॉर्मूला डिराइव होता है यहीं से होता है, और वो द्वितीय नियम की देन है। ठीक है, तो कभी कभी आपको पूछा जाता है F = ma कौन से नियम से उत्पादित हुआ है, तो द्वितीय नियम से, इतना ध्यान रखना है। तृतीय नियम क्या होता है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, ये तृतीय नियम है। इसी के बेस पर हमारा जो संवेग संरक्षण का नियम है उस पर आधारित है, और उसी पर बेस्ड है रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है, और संवेग संरक्षण इसी से संबंधित रहता है। संवेग संरक्षण बोला जाए या फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल पर। क्यों, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो बहुत ही नीचे वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ गैस रिलीज करता है और वो ऊपर उठने लगता है। ईंधन जलता है, ईंधन जलने के बाद गैस रिलीज होता है, और वो पृथ्वी को धक्का मारते हुए फिर जैसे उठता है तो एयर को धक्का मारते हुए आगे आसमान में निकल जाता है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल इसी को बताता है गति का तृतीय नियम। या फिर आप दीवार को धक्का मारो, दीवार को धक्का मारोगे, खसकेगा नहीं खसकेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रतिक्रिया बल आपके ऊपर लगा रहा है। तो ये रहता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को उसके राशि के साथ मिलाना है। एक मिनट क्वेश्चन ऊपर कर लेता हूं। तो ये
राशि दी गई है, उसका मात्रक हमें बताना है। तो ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। जूल और किस चीज का मात्रक होता है जरूर कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही ईजी है और पूछा भी जाता है। जो बल है, बल अभी मैंने बताया F इक्वल टू m है। इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर। और शक्ति का क्या होता है, तो वाट होता है। शक्ति मतलब वाट, शक्ति को पावर बोलते हैं, वाट हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 वाट 2 वाट 3 वाट, वही है। तो ये थे। आगे चलते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कभी कभी। ये मिक्स वे में भी आता है कि मैं अलग अलग जो सूची मिला के बता रहा हूँ, मात्रकों का अलग, जो लेंस और अवतल दर्पण वाला है वो अलग। तो कभी कभी ना एग्जामिनर एक साथ ही पूछ देता है, लेकिन सभी प्रकार का क्वेश्चन आप करके जा रहोगे तो एक साथ आपको आंसर देना आसानी पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगी। तो आपको ना लेंस की क्षमता का सूत्र याद होना चाहिए। तो P इक्वल टू अपन इसको 1/f से पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1/f, ये f क्या होता है, फोकस दूरी। इसी फोकस दूरी की f से डिनोट किया जाता है, इसी से ना आप निकालेंगे तो निकल जाता है। 1/25 सेंटीमीटर में दिया है, और जो इसकी यूनिट होती है ना क्षमता की, उसको d से डिनोट करते हैं, d से डिनोट किया गया। उसका मान क्या होता है, डायप्टर। डायप्टर क्या होता है, एक डायप्टर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर की फोकस दूरी की क्षमता है वो, 1 मीटर की। अभी क्वेश्चन किस में दिया गया, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में। तो किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम उसको, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो भाग दे दो, और बड़े यूनिट से अगर छोटे यूनिट में आना है तो गुना कर दो। अभी क्या सेंटीमीटर छोटा होता है, तो इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 100 से भाग दिया। क्यों, क्योंकि एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने भाग दे दिया। तो भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर हो जाएगा, ये 100 ऊपर चले जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से हटा के ये 4 बार में जाएगा, तो आपका 4 डायप्टर आंसर आएगा। तो 1/मीटर ही डायप्टर होता है, तो 4 डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसको कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, 8वां। इसमें देखते हैं, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान, विद्युत ऊर्जा हम कितने खपत करते हैं। जो हमारे घर में मीटर लगा रहता है ना, वो इसी को बताता है कि विद्युत ऊर्जा हम कितना खपत कर रहे हैं। तो हमारे घर में भी लाइट लगे रहते हैं, तो इसको अपने डेली लाइफ से यूज़ करके आप बता सकते हो कि 100 वाट का एक बल्ब लेके आए हम, कितने, तो 10 बल्ब लगे हैं, और प्रतिदिन वो कितने देर तक जलते हैं, 1 घंटे तक जलते हैं, 1 घंटे तक जलते हैं। तो बताना है मुझे विद्युत ऊर्जा, और किस में बताना है, यूनिट में बताना है। किलोवाट आवर जो लिखा है ना, इसका ही मतलब ये यूनिट होता है। बस ये आपको अलग अलग रूप में दे दिया कि आप कंफ्यूज हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट ही 1 किलोवाट आवर होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर में निकालूं या फिर यूनिट में निकालूं, तो किस में निकालना, किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो ये किस में है, तो वाट में है। ये तो नंबर हो गया, इससे तो कुछ नहीं था। ये किस में, आवर में है। तो मेरे को तो W और A बस मिल रहा है, W और H बस मिल रहा है, K की कमी है। तो ये K लाना है ना मुझे, तो वो K लाने के लिए मैं क्या करूंगा, K लाने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा। जैसे वहां पर क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेंटीमीटर से मीटर जाना था, तो 100 से डिवाइड किया था। यहाँ किलो में जाना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करूंगा तो यहाँ से देख लो सॉल्यूशन निकल जाएगा, 3 जीरो कट गए, 1 आ रहा है, और नीचे 1000 से भाग दिया था तो K आ गया, ये वाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, मैंने बोला यूनिट, तो 1 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से इसको बनाना रहता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखूं, तो किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने देने पर उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो लाइव एग्जांपल लीजिएगा, एक घर में जाइएगा, बॉल वॉल होता है ना बच्चों के खेलने का, तो बॉल को छोड़ोगे आप, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो कौन से अवस्था में, अगर आपने पकड़ के रखा है तो वो स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या गति के साथ नीचे गिरेगा, गति के साथ नीचे गिरेगा, और जितना हाइट आप उसका बढ़ाते जाओगे उतना ही तेजी से वो गिरते जाएगा। तो जब गति बढ़ते जाएगी तो कौन सी ऊर्जा उसमें बढ़ती जाएगी, गति बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो स्थिति, जब कोई रुका हुआ है तो स्थिति ऊर्जा रहता है, गतिमान है तो गतिज ऊर्जा रहता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहता है, जो मोटर व्हीकल चलते हैं ना, वो सब यांत्रिक ऊर्जा की कैटेगरी में आते हैं। और भौतिक ऊर्जा क्या होता है, भौतिक ऊर्जा मतलब ह्यूमनली जो भी आप काम करते हो वो सब भौतिक ऊर्जा में आता है। तो गतिज ऊर्जा आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके के एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो हलवा है, नहीं तो वो आपको हलवा बनाने में मजबूर कर देगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं यंत्र और मापन के बारे में, इसको सुमेलित करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का
क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं व्यापम के। आप कोई भी एग्जाम निकाल के देखो, अल्टरनेटली ना यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने जो ज़्यादा पूछे गए हैं उसको बना के रखा है इसके आसपास के, और आप चीज़ें याद रख सकते हैं। अल्टीमीटर क्या होता है, ये लोगों को कम सुनने में आया होगा इसलिए मैंने इसको लिया। तो अल्टीमीटर जो है ना, वो विमान की ऊंचाई को बताता है, विमान की ऊंचाई को अल्टीमीटर। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को बताता है। ओनेमोमीटर क्या होता है, तो ओनेमोमीटर आपके गति को बताता है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये धारा की दिशा को बताता है। ये सारे चीज आपने सभी तो नहीं देखा होगा, लेकिन बैरोमीटर तो जरूर देखा होगा। अगर आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपने कभी ना कभी तो हवा भरवाया होगा। ऐसा तो नहीं होगा आपके घर वाले हवा भरा के दे रहे हैं, पेट्रोल भरा के दे रहे हैं, आप चला रहे हो। पेट्रोल पंप गए होगे तो हवा जरूर डलाए होगे। तो वहाँ जो पहले वो जो मीटर लगा के चेक करता है ना कि आपका आपके टायर पे हवा कितना है, तो वो क्या रहता है, ये बैरोमीटर ही रहता है। हमको कन्फ्यूजन होता है कि बैरोमीटर हमने कभी देखा ही नहीं है करके, तो वही बैरोमीटर रहता है जो आप वायुमंडलीय दाब को चेक करता है। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, तो अल्टीमीटर ना वायुयानों में लगी होती ताकि वो बता पाए कि वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। सेम वही एनोमीटर, ये वायु की गति के साथ साथ ना यहाँ वायुयान की गति भी पूछा जाए, वायुयान की गति भी पूछा जाए तो भी आपको एनोमीटर ही आंसर लेना है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो एक ये धारा माप यंत्र होता है। ये ना एक सर्किट में, जैसे हमारे घर में उपकरण लगे हुए हैं, सामने एक मीटर रहता है, उसके बाद एक और छोटा सा पैनल लगा होता है, उसमें आप गैल्वेनोमीटर डाल के देख सकते हैं कि आपके करंट की दिशा किस ओर है। अधिकतर आपके घर की ओर ही होगी क्योंकि आप यूज कर रहे हैं सामान। तो किसी भी परिपथ में, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो गैल्वेनोमीटर ना धारा की दिशा को बताता है सर्किट में, ये आपको याद रखना है। धारा को कौन मापता है ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके, साथ ही वोल्टेज को कौन मापता है ये भी आपको बताना है। फिर 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सूची मिलान करना है। तो जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की जो रेजिस्टेंस हम लेके चलते हैं ना, वो हाई लेकर चलते हैं, और एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर देना हो तो डिनोट करते हैं 1000 ओम को। तो ये याद रखना, कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब उसी प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो सबको पता होगा ओम, नहीं पता तो याद कर लो ओम, प्रतिरोध ओम, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, ऐसा ही मात्रक ओम होता है। चालकता जस्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसको जब हम लोग उल्टा कर देंगे 1/r, तो इसको जी से डिनोट करते हैं, और इसको चालकता बोलते हैं। चालकता मतलब जो करंट को पास होने दे, और जो करंट को रोके वो रेजिस्टेंस जो पास होने दे वो चालकता। तो चालकता का जस्ट उल्टा हो जाएगा सीमेंस, या कभी कभी इसको 1/ओम भी लिखा जाता है। इतना याद रखते चलना, याद रखने वाली चीजें, ज्यादा फैक्ट पे नहीं जाते। ओम का नियम क्या है, तो V=IR होता है। एक कोई किसी भी परिपथ में भौतिक अवस्था को स्थिर रखते हुए उसके ताप दाब में जो भी बढ़ोतरी किया जाए, बढ़ोतरी करने पर भी उसका V और I चेंज नहीं होता है, एक दूसरे के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो ओम का नियम बताता है। और जब इस अनुक्रमानुपातिक या फिर प्रोपोर्शनल चिन्ह को आप हटाते हैं तो एक नियतांक आता है या कोफिशिएंट आता है, वो R होता है। R कौन, यही रेजिस्टेंस होता है। तो ये था V=IR होता है, इतना याद रखना। जो बोला हूँ उसको लिख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर लंबा होता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं, तो इस वजह से लेक्चर थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाते हैं। तो चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई के बारे में पूछा जाता है। कभी ना कभी आपने कैंपस यूज़ किया होगा, आज तक कल तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें आपने कभी कैंपस नाम का एक ऐप देखा होगा। आप ऑन करते हैं तो उसमें एक साइड N और एक साइड S लिखा होता है, और वो सुई ना जैसे जैसे आप घूमते हो तो वो घूमने लगता है। क्यों, क्योंकि वो सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाएगी, उसका एक डायरेक्शन उत्तर और दूसरा डायरेक्शन दक्षिण को दिखाता है। तो जो एरो वाला रहता है वो उत्तर दिशा को दिखाता है हमेशा, और जो पीछे रहता है ना वो दक्षिण दिशा को दिखाता है। तो वही चुंबकीय सुई रहती है। पहले के ज़माने में ऐसा आता था, अगर आपने मूवी देखा होगा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, तो उसमें जो जैक स्पैरो रहता है एक टूटा सा कैंपस लेके घूमता है, वही कैंपस है, अगर देखा होगा तो। अदरवाइज मोबाइल में कैंपस का ऑप्शन रहता है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाता है। अब ये कुछ पदार्थ के बारे में पूछा गया कि अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ क्या, जो चुंबक बन जाए या चुंबक को जो अपने ओर आकर्षित करे, तो उनकी वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो लौह चुंबकीय से चालू करते हैं। ये भले ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से जा रहा हूँ। लौह चुंबकीय जिससे जिस पदार्थ को चुंबक बनाया जा सके, या जो चुंबक को या चुंबक से आसानी से आकर्षित हो, तो लोहा होता है। नर्म लोहे को, सबसे जो अच्छा चुंबक बनता है वो नर्म लोहे का बनता है। और लोहा
चुंबक को आकर्षित करता है या चुंबक लोहे को आकर्षित करता है? तो लौह चुंबकी में लोहा आ गया, तो लौह था तो लोहा आप ले सकते थे। प्रतिचुंबकी मतलब जो मैग्नेट को ना अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो प्रतिचुंबकी पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये था एल्यूमिनियम जो प्रतिचुंबकी पदार्थ में आता है। और जो अनुचुंबकी पदार्थ होता है वो तांबा होता है। अनुचुंबकी मतलब थोड़े बहुत मात्रा में वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर। ये अनुचुंबकी जो है वो एल्यूमिनियम था। एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होता है, ना कि तांबा। तांबा अट्रैक्ट ही नहीं होता है, थोड़ा भी मात्रा में। तांबा के साथ आपने आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ लिख सकते हो नमक। नमक को भी याद रखना, कभी कभी ना ऑप्शन में दे देता है कि NaCl। NaCl किस प्रकार का पदार्थ है, तो तीनों में देखेंगे ना तो वो आपका अनुचुंबकी पदार्थ होता है। थोड़े मात्रा में नमक जो है ना वो अट्रैक्ट होता है आपके लोहे से। अब घर में जाकर चुंबक मत लगाइएगा कि सर ने बोला है कि अट्रैक्ट होता है तो लगा के देखूं अट्रैक्ट हो रहा कि नहीं। थोड़े ना थोड़े मात्रा में अट्रैक्ट होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही जो हाईली वो रहता है ना मैग्नेट, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा तब वो दिखेगा। अब ऐसा कर रहे हो कि घर में जो बच्चे का कार है उसको तोड़ के चुंबक निकाल के टेस्ट कर रहे, तो वो नहीं होगा। फिर देखते 13वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित बल व उनके अनुप्रयोगों का मिलान करो। तो बल देखते हैं, अलग अलग प्रकार के बल होते हैं। तो उसमें से ये जो 4 बल हैं वो विशेषकर पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो अब केंद्रीय बल देखते हैं। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्री बल, उत्प्लावक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये चारों बल का ना आपके डेली लाइफ में यूज है। गुरुत्वाकर्षण बल का तो है, क्यों, इसी की वजह से आप खड़े होते हो। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो आप जैसे अंतरिक्ष में लोग उड़ते हैं उसी तरीके से आप भी उड़ रहे होते हैं। तो ये तो याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल के अलग अलग कहाँ कहाँ यूज है। जैसे कि चंद्रमा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है या अन्य ग्रह है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की परिक्रमा ग्रहों द्वारा की जाती है। उत्प्लावक बल, नदी नालों में आप जब नहाने जाते हैं, तालाबों में नहाने जाते हैं, जो तैर पाते हो ना, जो तैरने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, उत्प्लावक बल। क्यों लगता है, क्या लगता है, कैसे लगता है, अलग फिनोमेना है, उसमें मत जाइए। डेली लाइफ से आप क्या बोलना चाहिए, रिलेट करके याद करते चलिएगा। तो उत्प्लावक बल क्या होता है, तैरने में सहायक होता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है, तो जो केंद्र की ओर बल लगता है वो अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अपकेंद्री बल। तो घर में अपनी दादी को, मम्मी को कभी ना कहीं, कभी दूध से, दही से, माफ कीजिएगा, दही से मक्खन निकालते देखा होगा। तो वो कौन सा है, ये अपकेंद्री बल की वजह से ही वो लोग निकाल पाते हैं। अपकेंद्री बल जब आप लोग दादी मम्मी को देखा होगा कि आपने ऐसे कुछ पदार्थ रहता है, मुझे याद नहीं रहा एक्चुअल में, पदार्थ बोलता हूँ, चीज़ रहता है, जैसे दाल घोटने का आता है उसी तरीके का रहता है वो। तो जब उससे वो लोग निकालते हैं तो मक्खन कोने कोने पर चिमकने लगता है। तो कौन सा बल रहता है, वो अपकेंद्री बल, वो केंद्र से बाहर की ओर लगने लगता है। तो वही जो पात रहता है उसके किनारे किनारे में जाकर चिपकने लगता है और उसी मक्खन को हम लोग निकाल लेते हैं। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल तो हो गया। अभिकेंद्री बल, बचपन में आपने कभी ना कभी पत्थर को बांधा होगा रस्सी से और गोल गोल घुमाया होगा। अगर नहीं घुमाया तो पता नहीं, घुमाया होगा तो जरूर देखा होगा कि वो ना जितना आप स्पीड से घुमाओगे उतना वो आर्क लेते चलता है। जैसे स्पीड कम करोगे उसका आर्क छोटे होने, आर्क मतलब जो फैलाव है वो छोटा होने लगता है। तो कौन सा बल रहता है, अभिकेंद्री बल। वो केंद्र की ओर आने का प्रयास करता है। जैसे बल आप बढ़ाओगे ना तो थोड़ा दूर से बढ़ेगा, जैसे बल कम करोगे वो नीचे की ओर आने लगता है। तो गेंद को रस्सी से बांध कर घुमाता है। ठीक है, तो ये था, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थ को उनके अपवर्तनांक से सुमेलित करना। अच्छा, क्वेश्चन नीचे तक है, तो पदार्थ और अपवर्तनांक मिलाना है हमें। तो पानी, वायु से चलते हैं, वायु फिर पानी पे जाएंगे। तो वायु का याद करना आपको आसान है। वायु का अपवर्तनांक 1 के करीब होता है, तो 1.0003, ये आप याद रख लेंगे। एक भी याद रखोगे तो चल जाएगा काम। तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। फिर वायु के बाद हम आते हैं पानी में। तो पानी का अपवर्तनांक रहता है 1.33, 1.33 इसका अपवर्तनांक रहता है। अब पानी को हम लोग जमा के क्या करते हैं, बर्फ बनाते हैं। तो ये बर्फ हल्का हो जाता है पानी से, क्योंकि हल्के होने के कारण ये पानी में तैरता है। और उसी तैरने में कौन सा बल लगता है, उत्प्लावक बल लगता है। अब ये बर्फ जो है उसका हल्का रहता है पानी से, थोड़ा सा कम हो गया 1.31। ठीक है, फिर कांच का कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखना, कांच का इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कांच और हीरा। तो कांच का 1.5 से 1.9, इसका सर
0.5 से 0.9 तक क्यों वेरी कर रहा है? वेरी करने का कारण ये है कि कांच अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो प्रयोगशाला में जो कांच होते हैं वो अलग प्रकार का होता है। जो हमें सिरप सिरप जो सर्दी खांसी की दवाओं के लिए यूज़ होता है उसमें जो कांच यूज़ होता है वो अलग होता है। बल्ब बनाने के लिए कांच अलग यूज़ होता है। तो अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं, इसलिए वेरी करता है। एक बचा हीरा। हीरा का आपको याद रखना है 2.42 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीरा भी, कि हीरा का वर्धनांक कितना होता है, कांच का कितना होता है। तो दोनों तो याद रखना ही है आपको। तो ये थे, मिला लीजिएगा इन सभी के ना पीडीएफ जो है हमारे ऐप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, आप सभी की भी जवाबदारी बनती है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तो जो गलतियाँ होती हैं वो पहले ही आप सुधार पाएंगे। तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, तो आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस पर हमने टेस्ट सीरीज रखा हुआ है। साथ ही इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों को भी इसका लाभ पहुंचे। अब देखते हैं इसमें सिद्धांत और अनुप्रयोग को सुमेलित करना। सिद्धांत और अनुप्रयोग, तो फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। कुछ हमने अभी पढ़े हैं, कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो केशिकत्व एक सिद्धांत है। ये तो बचपने में सभी ने अपने घर में देखा होगा। पहले एक चिमनी हम लोग यूज़ करते थे, लाइट गोलोगे तो चिमनी जलाओ, उसमें एक रस्सी लगा रहता था और नीचे मिट्टी का तेल भरा होता था। वो जो मिट्टी का तेल है उस रस्सी से ऊपर की ओर क्यों चढ़ता था? केशिकत्व के कारण। तो केशिकत्व के कारण क्या होता है? बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। बत्ती का ही ऑप्शन मैंने लिया क्योंकि ये डेली लाइफ से आप सभी रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो मिट्टियों में है ना पानी जो बारिश के दिनों में, पहले गर्मी का दिन आता है तो क्रैक पड़ जाता है। क्रैक पड़ने के कारण ना छोटे छोटे उसमें नली बन जाती है। उसी नली में पानी जमा हो जाता है। वो जमा होने का कारण, और ऊपर मत आ सके, पानी ज़्यादा मात्रा में ऊपर मत आ सके, वो ज़मीन के अंदर चले जाए, इसलिए जो किसान है क्या करता है, हल चलाता है। तो हल चलाता है ना, तो जो केशिकत्व की नलियां रहती है वो टूट जाती है। टूट जाने से पानी अंदर चले जाता है, ना कि ऊपर। ऊपर ही आएगा तो ऊपर का मिट्टी गीला रहेगा, फसल खराब। पानी टूटे, ये नली टूट जाए केशिकत्व की और पानी अंदर चले जाए, इसलिए वो हल चलाता है। तो वहाँ जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो किसान है वो हल क्यों चलाता है, तो इस केशिकत्व की नली को तोड़ने के लिए, ताकि पानी जो है जमीन के अंदर जाए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका ये था। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, बर्फ का पानी में तैरना। तो जो हम लोग उत्प्लावक बल के बारे में पढ़ा, और अभी मैंने बताया कि बर्फ पानी से हल्का होता है इसलिए वो तैरता है। तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंदर ही उत्प्लावक बल की परिभाषा है, उत्प्लावक बल को बताया गया है। फिर सापेक्षता का सिद्धांत, तो ये जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके मोबाइल में आजकल रहता है, जिसके माध्यम से आप किसी का भी पता लगा सकते हैं। आपका मोबाइल भी घूमता है और आपने जीपीएस ऑन करके रखा है, तो आप कंप्लेंट मारेंगे पुलिस स्टेशन में, और अगर सर्च किया जाएगा तो मिल जाता है। क्यों? इसी जीपीएस की वजह से। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? रेडियो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। रेडियो तरंगे जो रेडियो प्रसारण में, टेलीविजन प्रसारण में जो करते हैं ना, तो यही विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। या हम तक जो सिग्नलें पहुंचती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं, क्योंकि इनको प्रसारित करना बहुत ही आसान होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर लेंस का सूत्र है। लेंस जो अभी हमने पढ़ा था, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उनके लिए एक सूत्र आया जाता है। तो सूत्र ना डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ को मैंने बता दिया था, फोकस दूरी होती है। वी और यू जो है ना, जो चित्र है, जो एक वस्तु की स्थिति को बताता है और एक उसके प्रतिबिंब की स्थिति को बताता है। तो इतना ध्यान में रखना है। ये लेंस का सूत्र है। यहाँ से कभी कभी ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, अंकिक प्रश्न आते हैं कि एफ की वैल्यू बता देगी, वी की वैल्यू बता देगी, यू का वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से तो ये सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें देखते हैं सूची 1 सूची 2। तो इसमें अलग अलग यूनिट दिया गया, उसके मान क्या होते हैं। तो पहले मैं जूल से चालू करता हूँ। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की घाते 7 अर्ग होता है। जूल से क्यों गया? सारी चीज़ों में मुझे सबसे पहले जूल याद था। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे जूल के बारे में याद है कि भाई इसके बारे में मुझे पता है, तो मैंने कर लिया। आपको भी यही करना रहेगा। जब भी सूची मिलान वाला प्रश्न आए तो जो चीज़ पहले पता है उसका मिलान कर लो, ऑप्शन देख लो। अगर यही वाला ऑप्शन केवल एक ही बस में है जिसमें ये मैच करता है, डायरेक्ट आंसर ले लेना। अगर और भी मिलता है तो उन्हीं दो के बीच में आपको देखना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का। हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज दिलाना पड़ेगा। बिना टेस्ट सीरीज दिलाए आप अप्लाई करके कैसे देखोगे? तो ये जरूरी है कि टेस्ट सीरीज भी दिलाते रहिएगा। अब अगला चलते हैं। मुझे एक एचपी के बारे में मालूम था। ये कितना होता है? 746। ये फोर्ट्स, ये वॉट के बारे में बात कर रहे हैं। वॉट 746 वॉट होता है। ये एचपी किसका मात्रक है?
तो ये भी ना पावर का ही मात्रक होता है, बड़ा यूनिट होता है, वाट छोटा यूनिट होता है। तो 1 एचपी में 746 वाट होता है, इतना आपको याद रखना है। जो बोर सबमर्सिबल मशीन हो या बोर हम लोग जो यूज़ करते हैं 1 एचपी 3 एचपी 5 एचपी का जो बोर यूज़ करते हैं, तो एचपी क्या है, उसके पावर को ही बताता है ना, तो वही है। फिर प्रकाश वर्ष के बारे में देखें तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये पूरा एज इट इज आपको याद रखना है, इतना लंबा ये पूछा जाता है, सीधा सीधा यही याद रखना है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो जो बचा 3.08 × 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष के बारे में ये डायरेक्ट मीटर के फॉर्म में पूछा है तो मैंने बता दिया। अब प्रकाश वर्ष पार्सेक के बारे में मीटर के फॉर्म में पूछा है तो मीटर के फॉर्म में आंसर लिया गया है। कभी कभी होता है कि एक पार्सेक को बताइए कि वो प्रकाश वर्ष के रूप में कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पार्सेक होता है। और पार्सेक किसका मात्रक है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। लीटर किसका होता है, वो भी द्रव्यमान का ही हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो पार्सेक है किसका मात्रक है, ये कमेंट करके बताना है आपको सभी को। ये वाला जो सूची था एज इट इज पूछा जाता है, एज इट इज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इसमें देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये कन्वर्जन वाला पूछता है कि एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कौन से चीज करता है, मतलब एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण का फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ध्वनि ऊर्जा क्या जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि ऊर्जा है। तो आप अधिकतर अपने मोबाइल से बात करते होंगे, तो आप बोलते हैं, आपकी ध्वनियाँ डायरेक्ट सामने वाले को ध्वनि के रूप में कैसे सुनाई देती है, क्योंकि उसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। वो माइक्रोफोन क्या करता है, आपके ध्वनि को एब्जॉर्ब करता है, उसको विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको सिग्नल के फॉर्म में दूसरे के पास भेजता है। और दूसरे के मोबाइल में क्या होता है, वही विद्युत ऊर्जा वापस से कन्वर्ट होता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ और इस माइक के थ्रू आप तक सुनाई दे रहा है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को पहले विद्युत में कन्वर्ट करेगा फिर पहुंचाएगा। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा हम लोग क्या घर में जो भी लाइट बल्ब वल्ब यूज कर रहे हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में यूज कर रहे हैं। और यांत्रिक ऊर्जा में मोटर वाहन यूज करते हैं, मैं बोला मतलब मोटर वाहन से मिलता है बोला, तो मोटर से याद रख लेना मोटर। तो विद्युत ऊर्जा घर में आप मोटर का यूज करते हो ना, या मिक्सर मशीन ग्राइंडर मशीन या फिर पंखा, उस सब में क्या लगा रहता है, मोटर ही लगा रहता है। तो उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, विद्युत देते हो, और वो आपको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर देता है। तो ये था मोटर। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा वाला शायद पहली बार देख रहे होंगे बहुत लोग। तो जो मोमबत्ती घर में यूज करते हैं ना, वो क्या रहता है, रासायनिक फॉर्म ही रहता है किसी ना किसी चीज का। तो मोमबत्ती को हम जलाते हैं, तो जलाने के बाद वो रासायनिक ऊर्जा खपत होती है और हमें विद्युत प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये सोलर पैनल सभी ने अभी ये बहुत ही ट्रेंड में है, तो सोलर पैनल सभी लोगों ने देखा होगा लगभग लगभग। तो वही जो सोलर पैनल है वो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सोलर पैनल आपको लेके चलना है। सभी का अलग अलग फिनोमिना है, बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है अपने आप में। तो ये था 19वां क्वेश्चन। देखेंगे असत्य का चयन करो। तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 61023। तो ये गलत है, इसका मान होता है 9.8, इतना होता है मेरे ख्याल से 9.8 होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। फिर चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के मान का 1/6 गुना होता है। तो ये सही है, जो चंद्रमा है वहाँ पर जो मान के चलो मान 1/6 गुना कैसे होता है ये बता रहा हूँ। पृथ्वी के मान का 1/6 गुना कैसे होता है, जैसे कि मेरा वेट है मान के चलो 68 kg। अगर मैं चंद्रमा में आता हूँ तो मेरा वेट 1.1/6 टाइम कम हो जाएगा। गुना का मतलब क्या है, मेरा अगर एक समझने वाले वैल्यूम लेते हैं, जैसे मान के चलो 60 किलो है पृथ्वी पर, अगर मैं चंद्रमा में जाऊंगा तो मेरा 1/6 गुना हो जाएगा। 1/6 गुना मतलब यही ना, तो उसको 1/6 टाइम बोला या 6वां भाग हो जाता है। तो मेरा वहाँ वेट कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाऊंगा। मतलब 60 किलो का आदमी वहाँ जाकर 10 kg का हो जाएगा। तो ये सही है, इसका ध्यान में रखना। ये गलत था और असत्य का ही चयन करना था, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है उसका, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगाती, सही है ये, 8.3 मिनट का ही समय लगता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती, ये भी सही है। और सर्वाधिक निर्वात में ही होती है, जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है। जैसे ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में सर्वाधिक होती है, उसी प्रकार प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। कितना होता है वो याद रख लीजिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई होप बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के साथ एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ टच किए हैं वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा, और अगर आपके पास समय है तो आप उसके अलावा बाकी चीज़ें देखिएगा। बाकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में आ जाती हैं, तो जितने भी मैंने मात्रक बताए उनका एक्स्ट्रा देख लेना, जितने भी मैंने मापन यंत्र बताए थे उसका एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक तरीके से एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो समांतर क्रम में जब भी पूछा जाए कि जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ समांतर क्रम बोला गया ना, तो समांतर क्रम में जब भी पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस और जितने भी है उतना डैश डैश डैश। ठीक है, इनका इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकलता है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, पूछा ही गया है कि 3 प्रतिरोधों एक का वैल्यू निकालना है जिसको x ओम माना गया। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध भी बता दिया, कुल प्रतिरोध 3 ओम है, तो ये 3 ओम किसका होगा, इस टोटल r की वैल्यू होगी। x ओम का मान ज्ञात करना है, तो 1/3 मुझे पता है कि सबको निकालने से बाद 3। अब मैंने शुरू में बताया था कि इसको r से डिनोट करता है कुछ क्वेश्चन पहले, तो आपको लग रहा होगा r बराबर 3 है, तो r बराबर 3 ही तो रखा हूँ मैं। 1/3 ये फॉर्मूला ऐसा बना है इसलिए 1/3 लिख रहा है, क्यों बना है वो आखिरी में समझ में आएगा। फिर 1/r1 निकालना है, r1 मैंने 9 को मारा, प्लस 1/, फिर ये भी 9 है, और तीसरा है x ओम, ये x ओम था, ये 3 था, तो 1/x ओम निकालना है, तो उधर पक्षांतर कर लो, बाकी को उधर ले जाओ, तो 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो लघुत्तम 9 लेंगे, 9 आता है। अगर मेरे मैथ्स का लेक्चर आप सभी ने देखा होगा तो लघुत्तम निकालना तो कम से कम सीख गए होगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बताते ही डायरेक्ट चलता हूँ, तो 3 बार में जाएगा, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये 1/9 आया। 1/9 आया किसकी, 1/x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये 2/9 होता, 2/9 आया रहता, 1/x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, 1/x की वैल्यू 2/9 आई होती, तो x की वैल्यू क्या होती, x इक्वल टू होता 9/2। इसका ध्यान में रखना कि पलटना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 1/9 आया था, तो आंसर आपका 9 ओम हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको आंकिक प्रश्न भी करवा दिए हैं, साथ ही थ्योरी के भी क्वेश्चन करा दिए हैं। ये पढ़ने के बाद समय है आपके पास तो बाकी चीज़ें आप याद करिएगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।